हेलो दोस्तों, कल हमने पसली और रीढ़ की हड्डियों के बारे में पढ़ा था। उनको मैं एक बार आपको रिपीट करा देता हूँ। जैसे कि हमने बताया था कि मानव शरीर में पसलियों की संख्या 24 होती है। ये 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है, 12 लेफ्ट में 12 राइट में। उसके बाद हमने देखा था एक पसलियों का एक सिरा तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ता है और दूसरा सिरा स्टर्नम हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद हमने ये पसलियों को 3 भागों में बांटा था, क्योंकि जैसे एक तो वास्तविक पसलियाँ, एक झूठी आभासी और एक तैराकी। तो वास्तविक पसलियों में हमने बताया था कि ये पसलियाँ रीढ़ की हड्डी से निकल के सीधे स्टर्नम से टच होती है। और जबकि जबकि झूठी और आभासी, जो कि मतलब ये वास्तविक पसलियाँ तो ऊपर से 1 से 7 नंबर तक की जो पसलियाँ है ना, इनको तो हम वास्तविक पसलियाँ बोलते हैं, जो कि रीढ़ की हड्डी से निकल के स्टर्नम को सीधे जुड़ती है। फिर उसके बाद हम देखा झूठी और आभासी, तो ये क्या है, ऊपर से 8 9 10 8 9 और 10 नंबर की ये हड्डियाँ है ना, इनको हम झूठी और आभासी बोलते हैं। ये क्या है, रीढ़ की हड्डी से तो निकलती हैं, लेकिन ये सीधे स्टर्नम से टच नहीं होती है। ये स्टर्नम से जो हमारे यहाँ उपास निकलते हैं ना, उससे टच होती हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था तैराकी स्वतंत्र पसलियाँ। तो इसमें दो पसलियाँ आती हैं। तो ये पसलियाँ है ना, जो कि रीढ़ की हड्डी से निकलती है, लेकिन ये स्टर्नम को टच भी नहीं कर पाती। तो ये क्या है, 11 और 12 नीचे की दो पसलियाँ हैं, इनको बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे कि ये हम मानते हैं कि ये पसलियाँ हैं, तो ये वास्तविक पसलियाँ क्या है, रीढ़ की हड्डी सीधे निकल के स्टर्नम को टच करेंगी, जिनकी संख्या ऊपर से 1 से लेकर 7 तक है। फिर उसके बाद में झूठी और आभासी पसलियाँ हैं, जो कि रीढ़ की हड्डी से निकल के और स्टर्नम हड्डी को टच नहीं कर पाएंगी, लेकिन यहाँ पर जो स्टर्नम नीचे जो उपास्थि होती है ना, इसको टच करती हैं। तो ये हैं 11 और 8 9 और 10, तीन पसलियाँ। और उसके बाद में तैराकी स्वतंत्र पसलियाँ बताया था, जो कि 11 और 12 नंबर की हैं, जो रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं, लेकिन स्टर्नम को मतलब छू भी नहीं पाती। तो ये क्या है, 11 और 12 नंबर की ये पसलियाँ हैं, तो ये बीच में अलग ही रहती हैं। मतलब ये क्या है, रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं, लेकिन यहाँ पर अलग ही रहती हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा था, और हाँ, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा पसलियाँ सर्पचाप में पाई जाती है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सबसे ज़्यादा पसलियाँ सांप में पाई जाती है। इसके बाद हमने रीढ़ की हड्डी के बारे में जाना था। तो रीढ़ की हड्डी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। रीढ़ की हड्डी, जो कि कुछ छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिनको हम छोटी छोटी हड्डियों को कशेरुका बोलते हैं। तो इन छोटी छोटी हड्डियों को हम कशेरुका या मेरु कहा जाता है। और इन छोटी छोटी कशेरुकाओं के मिलने से एक गन्ने नुमा संरचना बन जाती है, जिसे हम मेरुदंड या कशेरुदंड कहते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा था इन कशेरुकाओं में एक छेद पाई जाती है, जिसे तंत्रिका नाल, न्यूरल केनाल कहते हैं। मतलब एक कशेरुकाओं के बीच में एक छेद पाई जाती है ना, जिसको हम तंत्रिका नाल या न्यूरल केनाल बोलते हैं। क्योंकि इस छेद से तंत्रिका तंत्र का मतलब कि रज्जु, मेरुरज्जा या स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। फिर इसके बाद में हमने देखा था कि कशेरु या मेरु, कशेरु, जो हम मैंने बताया था कि कशेरी मतलब हमारे रीढ़ की हड्डी जो छोटी छोटी हड्डियों से बनी होती है ना, तो छोटी छोटी हड्डियों को कशेरु या मेरु कहते हैं। तो इनके बीच में एक गद्दीनुमा उपास्थि पाई जाती है, जिसकी वजह से हम क्या है कि मतलब झुक सकते हैं और हमारे शरीर में थोड़ी लचकता रहती है। और ये मेरु के बीच में गद्दीनुमा उपास्थि पाई जाती है, जिसे हम डिस्का चल्ले उपास्थि कहते हैं। जैसे कि फिर मैंने आपको बताया था कि ये छोटे छोटे जो रीढ़ की हड्डी में छोटी छोटी हड्डियाँ रहती हैं ना, इनको तो हम बोलते हैं कशेरु। और ये कशेरु के मिलने से किसका निर्माण होता है, मेरुदंड या कशेरुदंड। इनको मिल के मतलब बनता है ये मेरुदंड या कशेरुदंड। और ये छोटी छोटी हड्डियों को क्या बोलते हैं, कशेरुका। और इन्हीं कशेरुकाओं के बीच में एक छेद रहता है, जिसमें कि मतलब तंत्र का भाग निकलता है, मेरुरज्जु। तो इस छेद को क्या बोलते हैं हम, तंत्रिका नाल या न्यूरल केनाल। और इन्हीं कशेरुकाओं के बीच में एक गद्दीनुमा उपास्थि पाई जाती है, ये रही, जिसकी वजह से शरीर में लचकता आती है। और जैसे कि इस छेद में ये हमारा सिर है। अब जैसे कि इस सिर से मतलब तंत्रिका तंत्र का भाग निकलता है, जिसको हम मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं।
फिर इसके बाद मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि 33 हड्डियों से मिलके कशेरुदंड या मेरुदंड बनता है। वैसे एक रीढ़ की हड्डियों की संख्या तो कितनी होती है, 26 26, लेकिन मेरुदंड या कशेरुदंड मतलब कितनी हड्डियों से बन के मिलके बनाई, 33 हड्डियों से, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि हम जब सोते हैं तो हमारी लंबाई बढ़ जाती है, खड़े होने पर लंबाई कम हो जाती है। ये कशेरुकाओं के बीच में उपास्थि की वजह से होती है, क्योंकि ये उपास्थि है ना जो हमारे कशेरुकाओं के बीच में ये पाई जाती हैं। तो ये कशेरुका हमारे खड़े होने पर तो ये क्या है, ये कशेरुकाओं के बीच में मतलब गैप कम रहता है, और जैसे हम लेटते हैं तो इन ये गद्दीनुमा रहते हैं, ये उपास्थि होती हैं, और लेट के वक्त एक मतलब कशेरुकाएँ थोड़ी फैल जाती हैं, जिसकी वजह से हाइट थोड़ी लंबी लगती है और खड़ी होने पर थोड़ी कम लगती है। इसके बाद में हमने देखा था, हाँ, जो कशेरुका हमारे गर्दन वाले भाग में पाई जाती हैं, उन्हें तो हम सर्वाइकल या ग्रीवा कशेरु कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 7। और जो कशेरुका छाती वाले भाग में पाई जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं वक्षीय या थोरेसिक कशेरुका। इनकी संख्या होती है 12। इसके बाद हमने देखा था कि हमारे कमर वाले भाग में कशेरुकाओं को लंबरे कटी कहते हैं, जिसकी संख्या 5 होती है। उसके बाद हम देखा था कि हमारे रीढ़ की हड्डियों में सबसे नीचे जो कशेरुका पाई जाती है, उसे तो हम कोकिक्स कहते हैं, जिसकी संख्या बाल्यावस्था में 4 होती है और बड़े होने पर ये 1 हो जाती है। और वैसे ही कोकिक्स के ऊपर जो दूसरी हड्डी होती है, नीचे नीचे से कोकिक्स होती है, और इसके ऊपर वाली हड्डी जिसको हम बोलते हैं सेक्रम। तो कोकिक्स के ऊपर दूसरी हड्डी कशेरुका जिसको हम बोलते हैं सेक्रम होती है, जो कि 5 कशेरुकाओं से मिलकर बनी होती है। इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि 33 हड्डियों से मिलके मेरुदंड या कशेरुदंड का निर्माण होता है। जैसे कि अब हम जानते हैं, जैसे हमारी गर्दन वाला भाग है, तो हमारी गर्दन वाले भाग है ना, यहाँ पर तो 7 सर्वाइकल मतलब ये पाई पाई जाती है कशेरुका, और उसके बाद में पीठ वाला या चेस्ट वाला भाग है, यहाँ पर मतलब इस वाले भाग में जो कशेरुकाएँ पाई जाती है उनको बोलते हैं वक्षीय। इनकी संख्या होती है 12। और उसके बाद में हमने देखा था कि कमर वाला भाग, हमारे जो कमर वाला भाग होता है ना, जि- जिसमें कशेरुकाओं को हम बोलते हैं लंबर, जिनकी संख्या यहाँ पर होती है 5। उसके बाद में सेक्रम, जो मतलब नीचे नीचे तो होते कोकिक्स, तो नीचे से एक हड्डी को छोड़ के दूसरी जो हड्डी है ना, उसको हम बोलते हैं सेक्रम। तो ये इसकी क्या है, बाल अवस्था में इनकी संख्या 5 होती है, लेकिन जैसे जैसे युवा अवस्था में आते हैं तो ये 500 कशेरुका मिलकर एक कशेरुका बन जाती हैं, और उसी तरह से नीचे नीचे होते हैं कोकिक्स। तो ये कोकिक्स है ना, इसकी बाल अवस्था में इनकी संख्या 4 होती है, लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो ये 4 कशेरुकाएँ मिलके एक कशेरुका बन जाती है। जैसे कि बाल अवस्था में मतलब कि बाल अवस्था में अगर बच्चों में पूछे कि रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी है, तो वो 33 है, और युवा अवस्थाओं में 26। तो हमारी रीढ़ की हड्डी हम जानते हैं कि 33 कशेरुकाओं से मिलकर बनी होती है। क्योंकि 26 से हम नहीं बोल सकते, क्योंकि 26 ये हैं तो कुल 33 कशेरुकाओं, लेकिन ये क्या है कि मतलब बाल अवस्था जैसे सेक्रम है जो कि 5 की एक बन जाती है, और एक होती है कोकिक्स जो कि 4 की एक हो जाती है। तो हमारी मेरुदंड या कशेरुदंड 33 हड्डियों से बन के मिलके बना होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं, हाँ, आज पढ़ेंगे हम जॉइंट्स के बारे में। आज मैं बताता हूँ जॉइंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, संधि। तो हम जॉइंट्स का अध्ययन किस में किया जाता है, आर्थोलॉजी में। फिर मैं आपको बताऊंगा जॉइंट्स के बारे में सबसे पहले लिगामेंट, जिसको हम स्नायु भी बोलते हैं। तो लिगामेंट ये क्या है कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना या हड्डी को एक दूसरे से मांसपेशी या तंतु के द्वारा बांधे रखने का कार्य करती है लिगामेंट। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, वैसे ये हड्डी है, तो इस हड्डी को मतलब यहाँ से जोड़े रखने का जो काम करती है ना, जो इसको क्या कहते हैं, लिगामेंट। लिगामेंट
तो जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, हमारे पैर को ऊपर नीचे रखने या फिसलने पर काफ़ी बार हमारी लिगामेंट के तंतु टूट जाते हैं, जिससे हम मोच का आ जाना कहते हैं। जैसे कि हम क्या है, काफ़ी बार हमारा पैर है जो एकदम से ऊपर या नीचे में रख देते हैं, या फिर एक मतलब कि अचानक गड्ढे में जब हमारा पैर चला जाता है तो पैर पर ज़्यादा जोर पड़ने पर लिगामेंट के कुछ तंतु टूट जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उसको हम मोच आ जाना भी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि लिगामेंट के कुछ तंतु टूट जाते हैं। और इसके बाद में हम देखते हैं कंडरा या डेंटन। तो कंडरा या टेंडन, सॉरी, कंडरा या टेंडन, तो ये क्या करता है, ये हड्डियों को मांसपेशियों के जोड़ने की संरचना को कहते हैं। कंडरा या पेशी के खिंचाव को स्टाइनल कहते हैं। तो देखिए कंडरा या डेंटल, इसमें क्या होता है कि ये हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये तो है हड्डी, और यहाँ से एक जाते हैं हमारे मांसपेशियाँ। अब इनको तो ये जोड़ने का काम करेगा ना यहाँ पर, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कंडरा, कंडरा या टेंडन। तो कंडरा या टेंडन का काम क्या होता है, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ लिखा देता हूँ, जैसे कि अगर एग्जाम पूछा जाए, जैसे कि मोच, इसको स्प्रेन बोलते हैं, SPRAIN। तो इसमें क्या होता है, लिगामेंट का टूटना, लिगामेंट्स का टूटना, और एक है खिंचाव। जैसे कंट्राडेंटल मतलब इसमें मैंने आपको बताया था कि हड्डियों और मांसपेशी को जोड़ने की संरचना को कहते हैं। और जैसे कि आप क्या होता है, कंट्रा है ना या पेशी, इसमें खिंचाव आ जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन, खिंचाव। अब इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में स्ट्रेन, STA, नहीं सॉरी, STRAIN, स्ट्रेन। तो इसमें क्या होता है, कंडरा या पेशी का तनाव। और जैसे अगर हमसे पूछ ले एग्जाम में लिगामेंट्स का टूटना क्या है, तो लिगामेंट्स का टूटना है स्प्रेन। और अगर हमसे पूछा कंडे या पेशी के तनाव क्या बोलते हैं, तो कंडे या पेशी पेशी के तनाव को बोलते हैं स्ट्रेन। बारे में, तो इस लिगामेंट में क्या होता है, हमारे मतलब कि ये इसका मुख्य काम तो होता है हड्डियों को हड्डियों से जोड़े रखना। तो जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है कि हड्डियों में जो ये वाइट वाइट है ना, जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़े रखने का काम कर रहा है, ये वाइट वाइट, तो इनको क्या बोलते हैं हम, लिगामेंट। और जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पैर अचानक से फिसल जाता है या किसी गड्ढे में एकदम चला जाता है, तो इस लिगामेंट के कुछ तंतु टूट जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि मोच का आना। तो जैसे हमसे पूछा है लिगामेंट का टूटना क्या बोलता है, क्या कहलाता है, मतलब कि स्प्रेन, जिसको हम मोच बोलते हैं। फिर इसके बाद में हमने देखा था कंडरा। तो जैसे कंडरा है, कंडरा को हम डेंटन डेंट टेंडन भी बोलते हैं। तो कंडरा टेंडन जो कि हड्डियों को मांसपेशी से जोड़ने का काम करता है। तो जैसे कि हमको इस फोटो में सीधा दिख रहा है इस इमेज में कि ये तो हमारी हड्डी है और ये मांसपेशी है, और ये वाइट वाइट वाला भाग है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, कंडरा या टेंडन। तो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है टेंडन, है ना। और जैसे कि हमारे ये हाथ वाला भाग है, तो इसमें वाइट वाइट जैसे कि ये हड्डियों को हड्डियों से बांधे रखने का काम कौन करता है, लिगामेंट्स। तो अब जैसे हमसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि लिगामेंट्स का टूटना क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं हम स्प्रेन। और कंड या पेशी का तनाव, काफ़ी बार क्या होता है कि ये मतलब कि पेशी खिंच जाती है, मतलब एक पेशी और एक हड्डी है ना,
ये मतलब कि ये इनमें काफ़ी बार तनाव आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। तो लिग्नाइट का टूटना तो कहलाता है स्प्रेन, और कंड या पेशी का तनाव कहते हैं स्ट्रेन। अब देखते हैं हम जॉइंट या मतलब कि हमें जॉइंट्स के प्रकार। तो जैसे मैंने बताया था जॉइंट को हिंदी में संधि बोलते हैं। तो हमारे जॉइंट्स के प्रकार देखते हैं। तो हम क्या जॉइंट्स को 3 भागों में बांटते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं अचल जॉइंट के बारे में। अचल जॉइंट इनको क्या है, इमूवेबल जॉइंट भी बोलते हैं या नो मूवमेंट। तो इनमें क्या है, जैसे आपको हमको पता लग रहा है कि नो मूवमेंट मतलब इसमें कोई हलचल नहीं होती है या कोई गति नहीं होती है। तो इस प्रकार के जॉइंट को सूचर जॉइंट या रेशेदार जॉइंट कहते हैं। ये अचल जॉइंट कहते हैं। तो मतलब इस प्रकार जो जॉइंट होते हैं ना, इनको हिंदी मतलब सूचर संधि या रेशेदार संधि या अचल संधि कहते हैं। ये हड्डियों के संयोजन स्थल पर रेशेदार ऊतक के रूप में पाई जाती हैं। तो जॉइंट क्या है, हमारे जो हड्डियां हैं उनके जॉइंट है ना, वहाँ पर ये क्या है, रेशेदार ऊतक के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे सिर में, जैसे हम आगे देखेंगे, ऐसी संधि जॉइंट कपाल की हड्डियों के बीच तथा ऊपरी जबड़ों में देखने को मिलती है। तो हमारे जैसे कपाल है, सिर, तो कपाल की हड्डियाँ जिनके बीच के जो जॉइंट रहता है ना, उसमें क्या है कि रेशेदार मतलब संधि पाई जाती हैं। जैसे उनको मैं आपको 3D का, अब हमने जैसे कि अचल संधि जिसको बोलते हैं हम नो मूवमेंट भी बोलते हैं और इमूवेबल भी बोलते हैं, इमूवेबल जॉइंट। तो इसमें क्या होता है कि इनमें जो जॉइंट रहता है ना, इनमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती है। और हम जैसे कि जानते हैं हमारे सिर में एक मतलब कि हमारे जबड़े की हड्डी है, मैडिबल हड्डी, इसको छोड़ के ये गतिशील है, बल्कि और कोई गतिशील नहीं है। तो इसमें जैसे कि मतलब इस जॉइंट में हमारे कपाल की हड्डियों के बीच तथा ऊपरी जबड़ों में देखने को मिलती हैं। तो हम अपने इस कपाल की हड्डियों के जॉइंट में देखते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर मतलब हमारे कपाल की हड्डियों का जॉइंट है ना, जैसे कि ये। तो इनमें क्या है, कौन सी संधि पाई जाती है, मतलब कौन सी जॉइंट, एक तो रेशेदार, जैसे आर से रेशेदार जॉइंट पाए जाते हैं, और एक अचल संधि पाई जाती है। और इसमें मतलब कि रेशेदार वो संधि और अचल संधि और एक सूचर संधि पाई जाती है। तो ये हमारे जो कपाल में जो जॉइंट है ना, तो ये जॉइंट्स क्या है, इनमें मतलब कोई गति नहीं होती किसी प्रकार की। तो इनको हम अचल संधि या नो मूवमेंट बोलते हैं या इमूवेबल जॉइंट बोलते हैं। थोड़ी से समझाने की आपको कोशिश करूँगा, हम आगे चलते हैं। जैसे कि जो कशेरु का हमारे सॉरी अब हम देखते हैं उपास्थि जात संधि, जिसको हम कार्टिलेजी नस भी बोलते हैं। उपास्थि जा उपास उपास्थि उपास्थि जात संधि या कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो इसमें क्या होगा, मतलब गति तो होती है लेकिन ये बिल्कुल ही कम होती है, मतलब कि वैसे नाम मात्र की अत्यंत कम गति होती है इसमें। तो इस प्रकार के जॉइंट्स मतलब उपास्थि के संयोजन स्थल पर पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे उपास्थि यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे हमने देखा था कि उपास्थि मतलब सबसे ज़्यादा मतलब हमारी पसली नहीं है का, पसलियाँ को जब स्टर्नम हड्डी से जुड़ती हैं तो वहाँ पर उपास्थियाँ पाई जाती हैं। तो संयोजन स्थल बोलते हैं जहाँ पर इनको मतलब दोनों का मिलन होता है। तो इस प्रकार के जॉइंट उपास्थि के संयोजन स्थल पर पाए जाते हैं। यह जॉइंट हड्डियों के जॉइंट पर पसलियों के ऊपर तथा रीढ़ की हड्डियों में प्यूबिक संसाधन के स्थान पर पाए जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि ये जॉइंट हमारे हड्डियों के तो जॉइंट पर पाए जाते हैं और पसलियों के ऊपर तथा नीचे के सिरे पर पाए जाते हैं, वे प्यूबिक संसाधन के स्थान पर पाए जाते। तो मैंने आपको बताया था प्यूबिक संधान क्या कहते हैं, कि कूल्हे की हड्डियों का जॉइंट को, तो कूल्हे की हड्डियों के जॉइंट के बीच में भी एक क्या है उपास्थि पाई जाती है। जो कि उपास्थि मतलब जैसे माता बच्चे की जैसे डिलीवरी होती है, जब बच्चे की डिलीवरी करते समय मतलब ये क्या है कि यहाँ पर ये उपास्थि मतलब बहुत अच्छी भूमिका निभाती है।
अब हम देखते हैं उपास्थि जात संधि, जिसे हम कार्टिलेजिनस जॉइंट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि मतलब बहुत कम गति होती है, लेकिन बिल्कुल कम गति होती है। तो ये इस प्रकार के जॉइंट मतलब ये हमारे उपास्थि के संयोजन स्थल पर पाए जाते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, और इनमें भी क्या है कि ये जो वाइट वाइट है ना, जो कि मतलब उपास्थि है, तो ये मतलब उपास्थि जात संधि, ये क्या है कि हमारे एक तो पसलियों के मतलब ऊपर और नीचे या रीढ़ की हड्डियों में या प्यूबिक साधन महावर कूल्हे की हड्डी को जोड़े यहाँ पर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम रीढ़ की हड्डी में देखते हैं कि वाइट वाइट है ना, ये है ना, जो कि जैसे ये वाइट वाइट ये उपास्थि हैं। तो इन ये उपास्थियों की वजह से क्या है, हमारी रीढ़ की हड्डी में लचकता आती है और हम थोड़े झुक सकते हैं। तो इनमें गति तो होती है, लेकिन बिल्कुल कम होती है। उसके बाद में हम देखते हैं जैसे कि हमारे ये पसलियों के बीच में जो उपास्थि पाई जाती है, इनमें भी गति होती है, लेकिन इनमें भी क्या है कि यहाँ पर मतलब बिल्कुल कम गति होती है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं जैसे हमारे कूल्हे की हड्डी है, वो का जॉइंट है, जिसको हम प्यूबिक संधान बोलते हैं। तो इसके बीच में भी ये एक उपास्थि पाई जाती है। तो ये उपास्थि है, इसमें कब होती है, जैसे बच्चे की डिलीवरी होती है तो उस समय पर मतलब ये क्या है, मतलब कूल्हे की हड्डी जब ये चौड़ती है ना, तो इसमें इस उपास्थि में भी गति होती है। तो इसके बाद में हम देखते हैं, इसको मैं और आगे 3D में समझाने की कोशिश करूँगा चल संधि के बारे में। तो चल संधि, इसको साइनोवियल संधि भी बोलते हैं या मूवेबल संधि। तो इसमें क्या है कि इस प्रकार के जॉइंट में हड्डियों के बीच में अत्यधिक गति संभव है। तो इस प्रकार की संधि में हड्डियों के संयोजन स्थल पर साइनोवियल द्रव्य जो कि चिकना होता है, भरा होता है, जिसकी वजह से हड्डियों में घर्षण नहीं होता है। और जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये हड्डियों का जॉइंट है, और इसके अंदर जॉइंटों के बीच में ये क्या होता है, साइनोवियल द्रव रहता है। साइनोवियल द्रव भरा रहता है, और इसको बोलते हैं साइनोवियल झिल्ली। तो अब देखते हैं बाल एवं सॉकेट जोड़िया, इसको हम बोलते हैं कंदु खलीला संधि। तो इसमें क्या होगा, इसमें हड्डियों का एक सिरा तो मतलब बॉल के समान गोल रहता है, जबकि दूसरा सिरा कटोरे के समान होता है। इस कारण इसमें लगभग 360 डिग्री संभव है। तो इसमें क्या हो कि मतलब एक कटोरे के समान होता है ना, तो इसमें क्या है, बॉल के समान मतलब भाग रहता है ना, ये फिट रहता है, जिसकी वजह से ये 360 डिग्री घूम जाती हैं। तो जैसे कि हमारे ये कहाँ कर पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे कंधे को अंश मेखला कहते हैं। जो हमारे कंधे की जो एक अंश मेखला में जो हुमरस हड्डी है, जिसका भाग जुड़ता है, तो इनके बीच में वह हमारे कूल्हे की हड्डियों में, जिसको श्रेणी मेखला बोलते हैं, तो इसमें हमारी जांग जो फीमर वाला है भाग है ना, वो इसमें जुड़ा रहता है। तो इनके बीच में लगभग 360 डिग्री गति संभव है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं अंश मेखला में मतलब अंश मेखला हमारे एक कंधे वाला भाग है ना, जिसमें तो गिलोनोइड गुहा है, जिसमें हमारे हाथ है, जिसका हुमरस हाथ है ना, जिसका भाग जुड़ा रहता है। और हमारे श्रेणी मेखला जो जिसमें एसिटाबुलम गुहा होती है, जिसमें हमारी जांग वाला फीमर है ना, उसका भाग जुड़ा रहता है। तो हमने ये देख लिया कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसमें क्या आते हैं, एक तो हमारे कंधे वाला भाग आता है, और दूसरा हमारा श्रेणी मेखला वाला भाग आता है। तो हमारे कंधे वाले भाग में तो हमारे हुमरस मतलब हाथ की हड्डी जुड़ी होती है, और मतलब इसको ग्लोनोइड हुआ बोलते हैं, जिसमें हमें हमारे हाथ का हुमरस भाग जुड़ा हुआ होता है। और श्रेणी मेखला में एसिटाबुलम गुहा होती है, जिसमें हमारे फीमर का भाग जुड़ा हुआ। अब देखते हैं हम बाल एंड सॉकेट जॉइंट, इसको कंदु खलीला
संधि भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक मतलब कि एक हिस्सा तो इसमें बॉल की तरह रहता है गोल, और एक हिस्सा कटोरे की तरह होता है। तो इसमें हम जैसे कि देख पा रहे हैं कि एक मिनट, जैसे कि ये है, मतलब ये श्रेणी मेखला का हिस्सा है, और इसमें ये एसिटाबुलम गुहा है जिसमें ये हमारी फीमर जांग है ना, इसका मतलब ये हिस्सा जुड़ा हुआ है। और इसी तरीके से हमारे हाथ है, उसमें भी हाथ जो कंधे वाला भाग जिसको हम अंश मेखला बोलते हैं, जिसमें गिलेनोइड गुहा होती है, उसमें हमारे हाथ है ना, उसका हुमरस भाग जुड़ा रहता है। और जैसे कि इसमें गति है जो कि 360 डिग्री होती है, क्योंकि जैसे कि कटोरा की तरह है एसिटाबुलम गुहा, और इसमें मतलब हमारे ये फीमर हमारे जांग वाला हिस्सा है जो फिट है और होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कब्जा संधि या हिंज संधि। तो ये है ना, कब्जा संधि या हिंज संधि, ये मतलब दरवाजे के कब्जे की तरह रहते हैं जो ओनली 180 डिग्री घूम सकती है, जिसमें कि हमारे कोहनी में, घुटने में, अंगुलियों में। जैसे हम जानते हैं हमारी कोहनी है जो 180 डिग्री तक घूम पाती है, हमारे घुटने मतलब पैरों के, वो भी 180 की वो डिग्री घूम पाते हैं, हमारे हाथों की अंगुलियाँ ये भी 180 डिग्री घूम पाती है। बट हमारा हाथ का अंगूठा है ये 180 डिग्री से ज़्यादा घूम पाता है। तो इसमें हमारे पे अंगुली आ रही है, तो इसमें क्या अंगुली आ रही है और हमारा अंगूठा नहीं आ रहा है। फिर इसके बाद में कब्जा संधि और हिम संधि में हम देख लिए, इसमें कोहनी वाला भाग का जॉइंट आता है, घुटने का आता है और अंगुलियों के। फिर हम अगले देखते हैं दुराग्र जॉइंट या पाइवोट संधि। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक हड्डी तो धुरी के समान स्थिर रहती है तथा दूसरी हड्डी उसके ऊपर दाएं बाएं गति करती है, जैसे कि खोपड़ी की दाएं बाएं गति। तो इसमें क्या है हमारे मतलब दुराग्र संधि। तो इसमें क्या होता है कि एक हड्डी मतलब नीचे वाली हड्डी तो स्थिर रहती है, और ऊपर वाली हड्डी है ना वो दाएं बाएं गति करती है, जैसे कि खोपड़ी की दाएं बाएं गति। तो हमारे जैसे सिर है ये दाएं बाएं घूमता है, तो ये क्या है, इसमें क्या है एटलस व एक्सिस के बीच में गति होती है। तो एक्सिस मतलब ये तो नीचे वाली हड्डी होती है, और इसके ऊपर क्या है एटलस है ना, जो खोपड़ी जिसमें वो रहती है, तो ये मतलब घूमती है। एक्सिस तो इस स्थिर है और एटलस इसके ऊपर घूमती है। वह हाथों में रेडियस व अल्ना के बीच की गति, जैसे हमारा हाथ है जिसमें हमारे कोहनी के आगे, कोहनी और हाथ के पंजे तक दो हड्डियाँ पाई जाती है ना, रेडियस और अल्ना। तो ये दोनों क्या है, जैसे हम हाथ को सीधा या उल्टा करते हैं ना, तो इनके दोनों के बीच में गति होती है, जिसको भी हम क्या कहते हैं दुराग्र। तो इसके बाद हमने देखते हैं विसर्पी संधि या ग्लाइडिंग। तो यह घर्षण या रगड़ भरी संधि है। तो विसर्पी संधि क्या है कि ये एक तो घर्षण और ये रगड़ भरी संधि है, जैसे कलाई में कार्पल्स के बीच में या टखने में टार्सल्स के बीच में पाई जाती है। तो विसर्पी संधि कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, कलाई में तो कार्पल्स के बीच में, टखने में टार्सल्स के बीच में। फिर इसके बाद हम देखते हैं सैंडल संधि या काठी, जो कि हमारे अंगूठे की गति मतलब यहाँ पर पाई जाती है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ दुराग्र संधि। तो दुराग्र संधि में क्या है कि जैसे कि एक हड्डी तो हमारी ये लगा लेते हैं, इसको तो हम बोलते हैं एक्सिस। अब ये है ना, अब इसके ऊपर एक जो दूसरी हड्डी होती है उसको बोलते हैं हम एटलस। अब इसके ऊपर खोपड़ी फिट रहती है इसके साथ। तो इसमें क्या है, ये एक्सिस मतलब ये है ना हड्डी, ये तो मतलब स्थिर रहती है, और इसके ऊपर एटलस है ना, ये वाला भाग घूमता है। तो इस वाले जॉइंट को हम क्या बोलेंगे, दुराग्र या पाइवोट जॉइंट, है ना।